So we are going to start with the chapter that is like corporate valuation, mergers and acquisitions, and a component of the equity valuation that is the part of the security analysis. तो ये चैप्टर में हम लोग ये तीन चीज कंबाइन करने वाले हैं, एक कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, दूसरा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और तीसरा सिक्योरिटी एनालिसिस में आपका एक इक्विटी वैल्यूएशन का पार्ट आता है। ये तीन चीज हम लोग करने वाले हैं। यू मे हैव अ पॉइंट दैट सर ये सब साथ में क्यों, अलग अलग नहीं कर सकते हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट ये जो सारे चैप्टर्स है वो एक दूसरे से बहुत सारा लिंक है, बहुत सारे कनेक्टेड है। दैट इज टू अ वेरी गुड एक्सटेंट दैट दे आर कनेक्टेड। दैट इज द रीजन उसको पूरा का पूरा सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज द रीजन से वी आर डूइंग इट से टुगेदर। सबसे पहले मैं छोटा सा आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हम लोग करने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। As all of us are aware that say May 2018 was the first attempt for SFM new syllabus. तो मई 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक का एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का पूछा गया था उसका एक छोटा सा मैंने समरी दिया है आपको। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर इट आल्सो विद ऑल ऑफ यू। यूजुअली नवकार में जब फेस टू फेस लेक्चर होते थे तो आई वाज प्रोवाइडिंग दिस सेपरेटली टू स्टूडेंट्स। However, right now it is not possible, so I am going to share this in e-format to you. तो वो मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। बेसिकली मैंने पहला जो कॉलम है ना उसमें कितने कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने कुछ आपको लिख के दिया है। What I want to tell you with that, I am just giving some explanation in this way. जैसे कि भाई आपको कैपिटल बजटिंग इंटरमीडिएट में था या ईपीसीसी में था, उसमें आप लोग कुछ ऐसा लर्न करते थे दैट्स हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी इंडेक्स, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे अलग अलग थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते थे। रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी, कैपिटल राशनिंग, इक्वलाइज एनुअल कॉन्सेप्ट, ऐसा करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते थे। तो ये चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स है ना उसका एक छोटा सा मैंने आपको लिस्ट दे रखा है। 1 to 16 कॉन्सेप्ट्स इतने हैं। वी कैन सी दैट से इट वाज आस्क्ड इन May 18 for 21 marks, then 32 marks, 29 marks, 24 marks and 20 marks. So on an average 25 मार्क का ये जो हम लोग पढ़ने वाले ना उसमें से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। सो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लोग लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स से जो कॉन्सेप्ट में से ज्यादा पूछा जाता है उसके कॉन्सेप्ट्स आप अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। ऑफ कोर्स सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। सो बेटर वी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो दिस इज द वे आई हैव मेड एन एफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर बट स्टिल फ्रॉम माय एंड से आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन लाइक दिस कि टोटल एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 ये 5 क्वेश्चंस में हमको कोई भी 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। all the 6 questions will be of 20 marks. तो वी अंडरस्टैंड दैट ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी 20 मार्क का और ये बाकी के 5 क्वेश्चंस जो है उसमें से 4 क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है और हर एक का वेटेज वापस 20 मार्क्स। सो 80 + 20 ऐसा करके 100 मार्क का पेपर अपना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे रहता है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन में यूजुअली दे हैव 3 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन में यूजुअली दे हैव 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके,
देयर आर 3 क्वेश्चंस। जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो प्रैक्टिकल होता है और लास्ट वाला थियरी क्वेश्चन होता है, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स वेटेज होता है यूजुअली 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, दैट कम्स टू 16 मार्क्स। और जो आखिरी क्वेश्चन है उसका वेटेज है 4 मार्क। समटाइम्स इट इज आल्सो लाइक दिस 10 6 और ये 4 मार्क। समटाइम्स इट इज लाइक 12 4 एंड दिस इज लाइक अगेन 4 मार्क्स। तो ये जो पहला 2 क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिकल है और तीसरा क्वेश्चन थियरी का क्वेश्चन है। This is the way we have set examination questions, usually, not always. तो मई 18 से लेके नवंबर 20 तक का मैंने एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस पूछे थे, थियरी प्रैक्टिकल, वो सबका एक समरी जैसा दिया है। दैट इज अगेन फॉर द पर्पस ऑफ योर अ काइंड ऑफ ओवरऑल एनालिसिस एग्जामिनेशन पेपर का। एग्जामिनेशन का जो पेपर साइड है वो कंसिस्टेंट नहीं था पहले, बट रिसेंटली लाइक मोस्टली इट इज कंसिस्टेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि मई 18 का जो पेपर था फ्रेंड्स, उसमें 25 मार्क का कंपलसरी थियरी था। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द कंपलसरी थियरी। नवंबर 18 में सरप्राइजिंगली सिर्फ 12 मार्क्स का कंपलसरी थियरी था। मई 19 से अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का ही चल रहा है। मई 19 में 20 का, नवंबर 19 में 16 मार्क्स का, May 20 cancelled due to COVID, November 20 में again 20, that is 19 marks का। To the best of my knowledge, ये जो जनवरी 21 का ऑप्ट आउट के that is पेपर था, उसमें से the compulsory theory was of 16 marks, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी था ना, उस पे तीन प्रैक्टिकल थे। That is the way say we have a kind of situation। फिर मैंने एक आपको छोटा सा समरी दिया है कि आप क्लास वर्क के साथ कौन कौन से होमवर्क क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है। तो क्लास वर्क क्वेश्चन के साथ आप कौन कौन सा होमवर्क क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका एक मैंने छोटा सा क्रॉस रेफरेंस दिया है। बिकॉज व्हाट हैपेंस एट अ नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स आर हैविंग अ काइंड ऑफ पॉइंट लाइक दिस। भाई चैप्टर समझो कि 2 हफ्ता या 3 हफ्ता चलता है, तो 3 हफ्ते के बाद वो पूरा का पूरा होमवर्क एक साथ लेने दैट इज लेके बैठता है स्टूडेंट, तो बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स होते हैं उसको अच्छी तरह से रिकैप नहीं होता है, या तो फिर एकदम से उतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। दैट इज द रीजन से अगर कोई स्टूडेंट को प्रोग्रेसिवली होमवर्क करना है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से कवरिंग द इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन एटलीस्ट इज लाइक समथिंग व्हिच इज बेयर मिनिमम। तो मैंने क्रॉस रेफरेंसेस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द होमवर्क क्वेश्चंस दैट यू कैन डू। ऐसा करके मटेरियल है आप लोगों के लिए। So now let us start with the chapter. See, the name of the chapter is Mergers and Acquisitions, Corporate Valuation. See, the word merger और the word acquisition हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हमने ये सब के लिए ऑलरेडी सुन के रखा है। भाई जैसे कि हम लोग समझते हैं मतलब क्या होता है, मर्जर का मतलब ये होता है that there are two independent companies which gets merged into a new company. That is what we understand is merger. A कंपनी है और B कंपनी है, that is say merged into another company, that is C company. Then we also understand that's the term reconstruction, जिस पे कंपनी अपना ही जो बिजनेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, and that is we understand a term called acquisition. Acquisition का मतलब ये है that say there are two existing companies, acquiring company and target company. Acquiring company takes over the business of the target company, and with that say a new company with that say only the acquiring company will continue and the target company will be getting acquired by the acquiring company. That is what we understand is acquisition or absorption.
As far as the chapter of mergers and acquisitions that institute has included in our syllabus, listen carefully, the institute has included in our syllabus is consisting of only acquisition. यानी कि हमको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा that so there is a company called A Limited, that is acquiring company, there is a company called T Limited, that is a target company. Acquiring company takes over the target company और हमको इस हिसाब से ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है. सो भले ही चैप्टर का नाम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, however the chapter is say with respect to the acquisition only. Hardly one or two questions are there, hardly, जिसमें उन्होंने मर्जर के लिए कुछ बोला है, बट वी कैन दैट इज ऑल, वो क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल है. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द टर्म एक्विजिशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग. Before I proceed further, just मेरे को ये जानना है that anybody can tell me that say what is object of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो हमने इंटरमीडिएट और आईपीसीसी में बहुत सारी बार पढ़ा है, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ wealth of equity shareholders. Basically, we are having say a kind of objective in the financial management is say the maximization of the wealth of the shareholders. That is the objective that we have. जैसे कि भाई हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड एट से इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का लॉ कैसे चलता है. जैसे कि हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड एट से बेसिकली द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इज टू अंडरस्टैंड कि कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी है सो उसके लिए क्या प्रोविजन है इंडिया में. दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव. जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Finance manager of the organization has an objective of maximization of wealth of equity shareholders. That is what's the object that we have. मेरा दूसरा क्वेश्चन सब स्टूडेंट से ये है that how do we measure wealth of equity shareholders? How do we measure it? Almost everybody answered correctly. That's how we understand that's the market price of equity share. In a simple language, we understand that the current market price of the equity share is the measurement of the wealth of the shareholders. That is what we understand. We understand that say current market price of the equity share is indicating wealth of the equity shareholders. और being finance manager हमारा objective ये है, हमारा responsibility ये है that say we should try to increase the market price of the equity share. Now market price of the equity share is influenced by number of aspects, जिसमें एक बहुत ही important चीज ये है कि कंपनी का अर्निंग, कंपनी का बिजनेस. वी अंडरस्टैंड दैट सभी ये टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इन्फोसिस है, इन सब का वैल्यूएशन क्यों इतना है? इन सब का वैल्यूएशन इतना इस वजह से क्योंकि उनके पास एक्चुअली बिजनेस है. दे आर हैविंग द बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट से दे हैव द वैल्यू. सो बेसिकली ओवर हियर से जो हमको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का डिसीजन लेना है, वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन से फ्रॉम एक्वायरिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको टारगेट कंपनी को एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फ्रॉम टारगेट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू दैट से इज इट बेटर टू क्लोज द बिजनेस एंड टू गेट मर्ज विद अ न्यू एंटिटी और टू कंटिन्यू द बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी, है ना. टारगेट कंपनी के लिए क्या होगा डिसीजन मेकिंग? टारगेट कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग ऐसा होगा कि अपने को अपना बिजनेस बंद करके दूसरे में ज्वाइन हो जाना चाहिए या अपने को अपना बिजनेस एग्जिस्टिंग चलाना चाहिए. ऐसा करके जो डिसीजन है वो डिसीजन इस हिसाब से लिया जाएगा
so that ultimately you are able to contribute in terms of increase in the market price of the equity share, because it is the measurement of the wealth of the shareholders. मैं acquiring company के point of view से सबसे पहले थोड़ा सा discussion करता हूँ. We understand like this, एक बहुत ही simple हम लोग mergers के लिए ऐसा समझते हैं, a kind of like the decision making, a kind of merger to which we are very much, that is acquisition to which very much we are conversant with, is this, that let us say that there are two companies, one is ABC company, another is XYZ company. Both of them are doing say the business say which belong to the same line. Let us say manufacturing of the mobile phone. Manufacturing of the mobile phone का business ये दोनों company करती है, and of course along with that say there are other players in the market. Suppose for example ABC company जो है ना, उनका मार्केट शेयर है 30%, XYZ है उसका मार्केट शेयर है 25%, और बाकी का 45% मार्केट शेयर बहुत सारी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है. फॉर एग्जांपल ऐसा है, द काइंड ऑफ मार्केट शेयर दैट से these two companies are having is 30% for ABC, 25% for XYZ, और बाकी के सारे कंपनीज में बहुत सारा शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है. Now ABC company is considering to acquire XYZ company. ABC Limited is considering to acquire the XYZ company. ये acquisition की वजह से ABC Limited is expecting in future that as a merged entity we will be able to have so the market share which is greater than 55%. As a merged entity they will be able to get the market share which is more than 55%. This is the first advantage that they are anticipating. जिसकी वजह से क्या होगा, एज अ मर्ज्ड एंटिटी इट विल बी एबल टू हैव हायर अर्निंग, और उसके प्रेजेंट वैल्यू की वजह से वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी विल बी मोर देन वैल्यू ऑफ एबीसी एंड वैल्यू ऑफ एक्सवाइजेड टेकन इंडिपेंडेंटली. अभी जो भी वैल्यू ऑफ एबीसी होगा दैट इज कंसीडरिंग 30% बिजनेस, जो भी वैल्यू ऑफ एक्सवाइजेड होगा दैट इज कंसीडरिंग बिजनेस ऑफ 25%. And as far as the merged entity is concerned, it will have a value which is greater than 50, that is greater than the independent value. क्यों? क्योंकि as a merged entity उनको लग रहा है कि हमारा मार्केट शेयर 55% से ज्यादा होगा. दूसरा importantly, whatever the common expenses that say they have, that common expenses say can be curtailed to a very good extent as a merged entity. एज अ मर्ज्ड एंटिटी वो लोगों का जो कॉमन एक्सपेंसेस होगा वो टू अ वेरी गुड एक्सटेंट कम हो सकता है. यानी कि ये 30% बिजनेस के लिए जो खर्चा करना पड़ता था, ये 25% बिजनेस के लिए जो खर्चा करना पड़ता था, उसमें कुछ एलिमेंट फिक्स कॉस्ट के हो सकते हैं जो इतना नहीं बढ़ेंगे इफ दे आर एबल टू से कंबाइन, रादर उसमें कम हो सकता है. थर्ड, we understand that so the advertisement expenses that say they may be doing, that also they can reduce it substantially. भाई उनको ऐसा लग रहा था पहले कि ये दोनों कटथ्रोट कॉम्पिटिटर्स थे, जिसकी वजह से they had to incur a huge advertisement, but now they do not have the threat of that competition which they had earlier. तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उनका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस कम हो सकता है. Next, importantly, we understand that say as a merged entity, say they will be able to charge premium from the customers. पहले कोई भी नया मॉडल जो अगर इंट्रोड्यूस करते थे एबीसी, यानी इन दैट केस उनको हमेशा ये डर रहता था कि भी एक्सवाइजेड हमारे जैसा ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा जिसका प्राइस वो लोग बहुत कम्पिटिटिव रखेगा. So we had to be very conscious in the pricing. Same is the case was the ABC. यानी एक दूसरे से वो लोग डरते थे. So they were not able to charge premium from the customers. Now ये दो big players है मार्केट के जिन्होंने हाथ मिला लिया है. जो बाकी के प्लेयर्स है उनके और इनके बीच में बहुत फर्क हो गया है. So they will be able to charge premium from the customers.
तो ये सारे एडवांटेजेस होंगे एज अ मर्ज्ड एंटिटी से व्हेन दे आर डूइंग बिजनेस। ये जो अर्निंग उनका फ्यूचर में इंक्रीज होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू से वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी विल बी मोर देन व्हाट दे हैड इंडिपेंडेंटली, और ये जो एडिशनल वैल्यू है ये दोनों कंपनीज एक दूसरे में कुछ प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। And this is what we understand is one of the substantial reason for the merger. Merger का सबसे important reason ये है that say you will be able to have say the increase in the value as a merged entity in comparison to the values that say you had before merger independently. Independently जो भी उनका value था उसके comparison में merged entity का value ज़्यादा होगा, और ये जो increase होगा ना, ये increase दोनों कंपनीज में कुछ प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से प्रोपोर्शन में वो अभी हमको डिस्कस करने का बाकी है। यहां पे एकदम अच्छी तरह से सुनो अभी। यहां पे द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्स इज द वैल्यूएशन। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यूएशन बाय द डिफरेंट मेथड्स। प्रैक्टिकली देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन दैट वी हैव। Valuation based on the dividend, valuation based on the earning, valuation based on the cash flow। सिंपल हमारा बैलेंस शीट वैल्यूएशन, फिर बैलेंस शीट बोल सकते हैं, नेट एसेट बोल सकते हैं। Then we are having certain new approaches of the valuation, जिसको कुछ नाम दिया गया है चॉप शॉप अप्रोच। ये चॉप शॉप अप्रोच क्या है वो हम लोग आगे दैट इज पढ़ने वाले हैं। Then the valuation based on the proxy from data। प्रॉक्सी फर्म का मतलब क्या है? We can say that's the peer group companies, that is the proxy firm। Then of course we have like a kind of naked valuation, that is the stock market, जिसका प्राइस आपको मार्केट में ही दिखता है। तो बहुत सारे वैल्यूएशन के अप्रोचेस है ना। ये जो सारे अलग अलग मेथड्स है वैल्यूएशन के, वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। उसके अलावा अंडरस्टैंड केयरफुली, एक्वायरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उनको टारगेट कंपनी को कंसिडरेशन पे करना है, एक्वायरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उनको टारगेट कंपनी को कंसिडरेशन पे करना है, तो क्या वो वैल्यूएशन ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? Yes, everybody answer correctly. That's why they will give the less valuation so far possible. They will search for certain methods जिसकी वजह से वो ऐसा क्लेम करेंगे, अरे यार तुम्हारा वैल्यू तो सिर्फ इतना ही है, ऐसा करके दे विल फाइंड सर्टेन वैल्यूएशन मेथड्स कि जिसके ऊपर से वो ऐसा बार्गेन कर सकते हैं कि आपका वैल्यूएशन तो बहुत कम है, ऐसा कुछ। एट द सेम टाइम टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे विल आल्सो फाइंड सर्टेन मेथड्स, दे विल आल्सो लुक फॉर सर्टेन वैल्यूएशन मेथड्स कि जिसकी वजह से वो लोग ऐसा क्लेम कर पाए कि भी हमारा वैल्यू ये 100 लाख नहीं है, हमारा वैल्यू तो 150 लाख है। ऐसा करके दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा नेगोशिएशन करेंगे। नाउ लेट अस से दैट से भाई बहुत सारा नेगोशिएशन करके 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 ऐसा हुआ दैट से द टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन आता है 125 लाख। 125 lakhs is a valuation। अच्छा, now for the purpose of discharging consideration, listen me carefully, for the purpose of discharging consideration, let us assume that, because say as far as consideration is concerned, it can be discharged by two methods, either in form of cash or in form of shares of acquiring company।
ऐसा करके दो मेथड ऑफ द वैल्यूएशन को सॉरी दो मेथड से कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक तो कैश पे और दूसरा शेयर्स पे। अगर कैश पे देन इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स then again the point of the valuation will come. Again the point of the valuation will come. Now this time the acquiring company will claim that market price of its own equity share is more or less. That is my question to all of you. Correctly answered by everyone? Sir, इस बार तो यार क्लियर ही ना। एक्वायरिंग कंपनी क्या बोलेगा, वो ऐसे ऐसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन निकालेगा कि जिसकी वजह से वो ऐसा क्लेम कर पाए हमारे प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर तो इतना है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ऐसा करके वो क्लेम करेगा। ऑफ कोर्स द टारगेट कंपनी विल आल्सो हैव अ नेगोशिएशन इन दैट वे एंड वुड लाइक टू से नेगोशिएट दैट से भाई आपका प्राइस आप बोल रहे हो कि भी 500 रुपए, वो 500 रुपए नहीं है, आपका प्राइस तो सिर्फ 350 है, ऐसा करके उनका भी प्रोसेस चलेगा। And this is what we are going to learn over here, say in this like the chapter of the mergers and acquisitions. Importantly friends, दूसरा एक छोटा सा चीज आप लोग समझ लीजिए, we may be provided along with this a kind of information कि जिसमें हमको क्या करना होगा, we are required to make the computation of the fair value. fair value में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, एक से ज्यादा मेथड ऑफ वैल्यूएशन, लिसन केयरफुली, एक से ज्यादा मेथड ऑफ द वैल्यूएशन हम लोग लेंगे और से उसको कुछ वेट दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू, और अदरवाइज से उसको इक्वल वेट देके वी विल हैव द वैल्यूएशन, ऐसा करके भी हमको कुछ दिया जा सकता है। दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द काइंड ऑफ थिंग दैट से वी आर गोइंग टू लर्न। ये मैंने आपको एक चीज समझाया, मैं थोड़ा आगे चलता हूं यहाँ पे। We are going to have certain understanding like this, that number of times कोई कैश रिच कंपनी हो सकता है जिसको दूसरे लाइन ऑफ द बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी लाइक इन्फोसिस। भाई इन्फोसिस ने आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा बिजनेस किया है एंड इट इज अ कैश रिच कंपनी। नाउ दे वांट टू हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन द बिजनेस, they want to enter into a different line of the business. Let us say that they want to enter into the hotel line of the business. होटल लाइन ऑफ द बिजनेस में जो उनको डाइवर्सिफाई करना है, उसमें एकदम गौर से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं, उसमें दे वांट टू हैव से द वैल्यूएशन, दैट इज से दे वांट टू acquire any existing chain of the hotels. क्यों है ऐसा? भाई देखो उनको बेसिकली वो ब्रांड में इंटरेस्ट नहीं है। देखो होटल्स एस्टैब्लिश करने के लिए आपको अच्छे अच्छे लोकेशंस को सर्च करना पड़ेगा, फिर आपको रेस्टोरेंट्स के लिए दैट इज होटल्स के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसा करके 5 स्टेप के बाद से यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। और ये जो पहले 5 स्टेप है ना, उसमें फॉर एग्जांपल लाइक 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड लग सकता है। तो इन्फोसिस को कैसा है दैट्स दे आर इंटरेस्टेड इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। उनको क्या है कि डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 से शुरू करना है। सो फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दे मे अक्वायर एनी ऑफ द कंपनी। तो उस केस में वी अंडरस्टैंड दैट द रीजन इज सो द डिफरेंट देन व्हाट वी अंडरस्टैंड अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ द बिजनेस, ऐसा हम लोग समझते हैं। दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लेट्स से कई बार कोई एक कंपनी का अपना बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। नाउ दैट कंपनी रिक्वायर्स सम रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स मेन प्रोडक्ट। और रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है ना वो थोड़ा अनइवन रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट से दे आर सफरिंग से द मेन बिजनेस, ऐसा उनको होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा that say let me say acquire one of the company say which is doing the business of that supply of the raw material, ऐसा करके they want to say do some business wherein they want to get an assurance of a kind of the supply of the raw material on the consistent basis, ऐसा भी acquisition हो सकता है। नेक्स्ट
वी अंडरस्टैंड दैट से जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके उसका एक आगे का भी मार्केट होता है, अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ हो सकता है. सो कंपनी में बी इंटरेस्टेड इन से काइंड ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है उसके लिए से कुछ एक्विजिशंस हो सकता है. सो देयर मे बी सर्टेन से द रेयर रीजंस लाइक दिस. फिर हम लोग ऐसा समझते हैं थियोरेटिकली, लाइक नॉट टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, कि भाई इनकम टैक्स के फायदे के लिए, इनकम टैक्स के एडवांटेज के लिए there may be a loss making unit which has been acquired say by a profit making unit, so that those losses can be used for the purpose of a kind of set of advantage. उसके लिए ये सब कुछ हो सकता है. And these are certain reasons say for the merger, but the main is say the increase in the market value. तो यहाँ पे हम लोग दो चीज समझने वाले हैं, समराइज कर रहा हूं मैं. वन इज द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और उसके साथ ही दूसरा है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हम लोग एक्विजिशंस लर्न करने वाले हैं, जिसमें दो कंपनीज का इंफॉर्मेशन होगा. एक होगा अक्वायरिंग कंपनी और दूसरा होगा टारगेट कंपनी. अक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को अक्वायर करेगा बाय गिविंग सम कंसिडरेशन. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. हमको ये चैप्टर में ये लर्न करना है, क्या अक्वायरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विजिशन ऑफ द टारगेट कंपनी इज मेकिंग अ सेंस और नॉट, वो हमको यहाँ पे लर्न करना है. टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऐसा लर्न करना है कि क्या हमको हमारा बिजनेस मर्ज कर देना अच्छा है या हमको हमारा बिजनेस इंडिपेंडेंटली चलाना अच्छा है. वो हमको डिसीजन लेना है फ्रॉम द टारगेट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. उसके साथ साथ वैल्यूएशन आएगा विच इज इनबिल्ट पार्ट ऑफ द मर्जर्स. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप समझाइए. बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है, सपोज दैट से आई एम इनटू द लैपटॉप मैन्युफैक्चर एंड सेल. लैपटॉप मैन्युफैक्चर एंड सेल. नाउ लैपटॉप में जो चिप चाहिए वो चिप मैं हमेशा बाहर से बाय करता हूँ. Instead of that, say I want to acquire a company which is manufacturing that chip. That is a kind of backward integration. So write on heading, mergers and acquisitions comma with corporate valuation and equity valuation. In that, write down first point, objective of financial management is to maximize wealth of shareholders. Full stop. Wealth of shareholders is measured by way of current market price of equity share. Second point, current MPS, market price of equity share, is influenced by a number of factors.
comma, one of those factors is earning of the company. Full stop. Decision regarding M&A will be taken considering it. Full stop. Third point. In this chapter, we are going to learn about acquisitions. Full stop. A Limited, in bracket write down, acquiring company will take over T Limited target company. Full stop. We have to decide from A Limited point of view, comma, whether T Limited should be acquired or not. Full stop. At the same time, from T Limited point of view, comma, whether it is more beneficial to get merged into a new company or to run its business independently. Full stop. Fourth point, importantly, we are going to learn different valuation approaches. Some of them are run A,
earning capitalization method. Second, dividend discount model approach. C, free cash flow method. D, chop shop approach. E, balance sheet valuation. Comma, net asset method. Full stop. F, proxy firm basis. With paragraph written down. And such other method of valuation. Full stop. I'm asking a question to all of you. ऐसे just to understand. Suppose there is a company called A Limited and there is a company called T Limited. Acquiring company takes over the existing business of the target company. Suppose, for example, the target company has 60,000 equity shares. For the purpose of acquisition, target company has number of equity shares 60,000 and acquiring company is issuing, let us say, 15,000 shares to target company for the purpose of acquisition. ये कैसे डिसाइड हुआ उसका प्रोसेस अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर सपोज कि बहुत सारा नेगोशिएशंस, बहुत सारा मीटिंग्स के बाद ऐसा तय हुआ दैट acquiring company will issue its 15,000 shares for the purpose of acquisition of the target company. तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है that say from this information can you tell me that say what must be the exchange ratio, or it is also given a name as something like called swap ratio. तो ये जो मैंने लिखा है उसके ऊपर से आप मेरे को बता सकते हो क्या कि एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो क्या है? So we understand that over here the swap ratio or the exchange ratio is 0.25 or it is 0.25:1. Swap ratio as exchange ratio का मतलब ये है, everybody is requested to listen. Do not write anything. Swap ratio or exchange ratio means number of equity shares of A Limited issued for every one share of T Limited. टारगेट कंपनी को अक्वायर करने के लिए अक्वायरिंग कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए उसको स्वैप रेशियो एक्सचेंज रेशियो बोला जाता है. जैसे कि यहां पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, शेयर्स इशूड एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है भाई? 60,000. अक्वायरिंग कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए? 15,000. सो 15,000 शेयर्स 60,000 के सामने, तो एक शेयर के सामने कितना इशू किया उसको स्वैप रेशियो या एक्सचेंज रेशियो बोला जाता है. तो 15,000 into 1 यानी 15,000 divided by 60,000, because into 1 does not make a sense.
सो दैट कम्स टू 0.25, या तो उसको कई बार क्या लिखा जाता है 0.25:1 ऐसा लिखा जाता है, यानी एक शेयर टारगेट कंपनी के सामने एक्वायरिंग कंपनी के कितने शेयर्स इश्यू हुए। चलो राइट ऑन हेडिंग स्वैप रेशियो स्लैश एक्सचेंज रेशियो। In that breakdown, first point, swap ratio or exchange ratio means number of equity shares of A Limited issued for every one equity share of target company. Full stop. Second point, suppose target company has 60,000 shares, comma, acquiring company is issuing 15,000 shares to acquire target company. Comma, then exchange ratio is 0.25 or 0.25:1। ब्रैकेट में लिखो 15,000 divided by 60,000 with paragraph write down formula ER exchange ratio slash SR swap ratio is equal to shares issued divided by NT. So ER stands for exchange ratio, SR stands for swap ratio, NT stands for number of equity shares of target company before merger. Full stop. Let us see the question. From following information, calculate earning per share and market price of the share. Earning after taxes is given 5 lakhs. Number of equity shares are 10,000. PE ratio, price earning ratio, जो हम लोग IPCC इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, that is 10 times, और उसके ऊपर से हमको ये दो कैलकुलेशंस करना है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करके देता हूँ। So very simple, we are required to find EPS and then MPS. Please write an answer along with me.
calculation of earning per share. Simple, it will be calculated as earning after taxes divided by number of shares. Earning after taxes is an amount of 5 lakhs and number of equity shares are 10,000. 5 lakhs divided by 10,000. So earning per share is 5050. And the second is we are required to compute the MPS, calculation of market price of equity share. We have been provided with the price earning ratio information. So we understand that so the price earning ratio is calculated something like this. That is, the price earning ratio formula is like this. PE ratio is equal to MPS upon EPS. So as far as MPS is concerned, it is EPS into price earning ratio. What is EPS? EPS is 5050. The price earning ratio is provided to us as 10 times. So for every 1 rupee of the earning, the market price is 10. So for 50 rupees of the earning, the market value will be 500. Please write down answer.